Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter, that is making of Pakistan, and today's our topic is the movement of Shah Waliullah movement, Sir Syed Ahmad Khan Shaheed, Barelvi and movement Sir Syed Ahmad Khan movement. So basically today we are going to study the revivalistic movement in the subcontinent कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान के लिए जो है मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है, और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इन मूवमेंट को चलाया था और किस तरीके से जो है लोगों को पाकिस्तान बनने के लिए बेदार किया था, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। सो फर्स्ट फ़राइज़ी मूवमेंट किसकी थी? हाजी शरीयतुल्लाह की जो है वो फ़राइज़ी मूवमेंट थी। नाउ लेट्स स्टार्ट। Introduction. Farazi movement was founded by the Haji Shariatullah. He was one of view that Muslims should give up on Islamic customs. He emphasized that Muslims should act upon farais only, prayer, fasting, Hajj, and Zakat. Hence, his movement came to be as Faraisi movement. After the death of Haji Shariatullah, his sons Muhammad Mohsin organized the movement in which he systematic way that it became a stronger and popular. He proved that it to be the public movement. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन, इस मूवमेंट को बनाने का क्या मकसद था? हाजी शरीयतुल्लाह जी ने जो है ये मूवमेंट बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक कस्टम्स। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान कायम हुआ था इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी जो प्रिंसिपल्स थे वो डेमोक्रेसी के थे, वो क्या थे? वो इस्लामिक के ऊपर थे। तो जो है सबसे पहले जो मूवमेंट आई थी उसको हम कहते हैं फ़राइज़ी मूवमेंट। उसको फ़राइज़ी मूवमेंट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसके जो की पॉइंट्स थे वो ये थे कि फ़र्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है। और फ़र्ज़ अदा करना क्या था? दैट नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज और ज़कात, इन चारों चीज़ों को करना मस्ट है। और इसको करने और करवाने के लिए जो मूवमेंट बनाई गई थी उसको हम कहते थे फ़राइज़ी मूवमेंट, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह उनके बेटे जो आए थे मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने इस मूवमेंट को पब्लिक मूवमेंट कर दिया था। मतलब अब इसके अंदर सिर्फ फ़र्ज़ अदा की बात नहीं थी, अब इसके अंदर और भी चीज़ें जो है वो ऐड हो गई थी। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स। अब ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसका सॉल्यूशन जो है इस मूवमेंट के अंदर मिलता था? द फराइजी मूवमेंट ऑल्सो पे फुल अटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट्स। They become so courageous that they refuse to bend before the threatening force of landlords. अब यहाँ पे जो है बात हुई, क्या हुआ कि आम लोगों के घरों के मसाइल थे ना, उन्होंने वो भी हल करना शुरू करे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आती थी लैंडलॉर्ड्स के बारे में। लैंडलॉर्ड्स जो है वो किस तरीके से लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, लोगों पे हुक्म चलाते थे, उनका किस तरीके का रवैया था। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ के ऊपर इन्होंने जो है काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह इन द फ्रीडम मूवमेंट। अब शाह वलीउल्लाह का जो है क्या फ्रीडम मूवमेंट था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अच्छा, हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो शाह वलीउल्लाह ही है, ठीक है। शाह वलीउल्लाह को ही हाजी शरीयतुल्लाह भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, द एफर्ट ऑफ शाह वलीउल्लाह फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम वर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री इस्लामिक सोसाइटी एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इनका रोल क्या था इनकी अपनी मूवमेंट के ऊपर? वो ये कि किस तरीके से इस्लाम को फैलाना है और किस तरीके से जो है इस्लामिक सोसाइटी जो है कायम करनी है पाकिस्तान के अंदर। इनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में बात करें कि शाह वलीउल्लाह वाज अ ग्रेट सेंट, स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। ही वाज बोर्न इन अ पियर्स फैमिली इन दिल्ली on 21st February 1703. His father name was Shah Abdur Rahim. Shah Abdur Rahim was a founder member of the Madrasa Rahima in Delhi. Shah Waliullah received his early education in the Madrasa Rahimiya. अच्छा, शाह वलीउल्लाह जो सेंट कहते हैं सूफ़ी बुज़ुर्ग को, ठीक है। वो थे स्कॉलर भी थे और रिफॉर्मर भी थे। बॉर्न हुए थे ये बहुत ज़्यादा जो है अदबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और जो है इनका अपना जो है वो मदरसा भी था जिसके अंदर इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग जो है वो वहीं से हासिल करी थी। Now, as a teacher, Shah Waliullah कैसे थे? After finishing his education at the madrasa, Shah Waliullah taught there for the 12 years. Then he went to Saudi Arab in 1724 for Hajj and higher education. He returned to Delhi in July 723. अच्छा,
अर्ली एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने 12 ईयर्स अपने ही मदरसे में जो है पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए थे हज करने के लिए और उसके बाद वापस आए थे 1732 में। Now, how he preached Islam. He advocated the Quranic education for welfare for the Muslims of subcontinent. He immersed the people to live simple life. Shah Waliullah recognized that tenets of Islam could not be followed properly unless the Quran Majid itself was understood. In order to spread teaching of Islam, he retranslated the Holy Quran into Persian. His work was appreciated later on. His sons Shah Abdul Qadir and Shah Abdul Aziz created the Holy Quran in Urdu. So, preaching of इस्लाम, इस्लाम को किस तरीके से जो है इस्लाम की टीचिंग देते थे। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि जब कुरान समझ नहीं आता तो क्या पढ़ने का फ़ायदा। तो उन्होंने क्या किया कि कुरान मजीद को किस ज़बान में जो है उसका तर्जुमा किस ज़बान में किया, पर्शियन ज़बान में किया। ये पहले बंदे थे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने जो है कुरान मजीद का तर्जुमा जो है वो पर्शियन ज़बान में किया। लेटर ऑन इनके दोनों बेटों ने मिलकर जो है फिर उस पर्शियन ज़बान का तर्जुमा जो है किस में किया था, उर्दू के अंदर किया था। Then, role in politics. Shah Waliullah led the role in the struggle to their politics right. He wrote many letters to the great Afghan ruler Shah Abdul Abdali to retrieve Muslims in the India. Shah Waliullah clarified the importance of Jihad to the solidity. He knew that the Sikhs, Marathas and Jats were the enemy of the Muslims, so he argued the Muslims to strive for Allah because they had already suffered a lot by the fighting with one another. अच्छा, शाह वलीउल्लाह जो है उन्होंने जो बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़गान के रूलर को जो है वो एक ख़त लिखते थे कि मैं देख रहा हूँ कि जट्स मराठास ये कौमें हैं, जट्स मराठास और राजपूत ये बहुत ज़्यादा जो है सुपीरियर होते जा रहे हैं और मुसलमान इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। ये मुसलमान के जो है वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करें कि ये सब जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि अफ़गान रूलर बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जो है उनकी नज़र में ये था कि जिहाद अंटल आप तब तक नहीं करोगे जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। और एट दैट टाइम जो है पाकिस्तान जो मुस्लिम्स थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अच्छा, तो उनके दिमाग में भी हमेशा यही रहता था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग पावर हमारे साथ होगी, हमारे साथ मिल के लड़ेगी तो हम ही जो है इस चीज़ को जीत सकते हैं ना। ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, शाह वलीउल्लाह ने बहुत तमाम जो बुक लिखी थी। शाह वलीउल्लाह वाज रिटन ऑफ मैनी बुक्स एज फॉलोइंग हिज्जतुल बलागा उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, फिर इज़ालतुल अखाफ़ा द एक्सप्लेनेशन ऑफ होली कुरान। हिज्जतुल बलागा इन्होंने वो बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने इंडिया ने किस तरीके से जो है वो मुसलमानों को धोखा दिया था, इसके बारे में जो है मुसलमानों के साथ साथ ब्रिटिश को धोखा दिया था, इसके बारे में इन्होंने इस बुक लिखी थी। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान मजीद भी इन्होंने करी थी, किसमें, पर्शियन के अंदर। शाह वलीउल्लाह प्ले अ वाइटर रोल इन एस्टैब्लिशमेंट द पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। ही सेड दैट मुस्लिम्स आर वन नेशन अकॉर्डिंग टू कलमा एंड बिलीव देयर इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंस द कलर ऑफ एनी जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस। शाह वलीउल्लाह का बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ये हमारे, अगर हम पास्ट हिस्ट्री उठाएं तो बहुत ज़्यादा इनका वाइटल रोल है। इन्होंने कभी भी जो है अदर देन इस्लाम कोई काम नहीं किया था। हमेशा अब जो कलमा था वो कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो है उसी के ऊपर जो है ये लेके चल अपने आप को और दूसरों को भी कोशिश करते थे कि वो लेके चले और इस चीज़ को कि कभी भी जो है ख़ुद को बढ़तर और या किसी को कमतर भी नहीं समझना, हमेशा सबको इक्वालिटी के साथ लेके चलना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास थे सैयद अहमद शहीद बरेली। इन्हें बरेली क्यों कहते हैं, क्योंकि बरेली की शहर में ये रहते थे, वहीं पे जो है ये बॉर्न हुए थे। सैयद अहमद शहीद बरेली was born in 29 November 1786 in Rae-Bareli. Rae-Bareli is the name of a place. ठीक है, he moved to Delhi at the age of 18 and become the follower of शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल अजीज़ कौन थे, शाह अब्दुल अजीज़ जो है वो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। He received the necessary education during his stay at Delhi. In 1812 he joined the army of नवाब अमीर खान टोनक in order to take part in jihad against the British. अब नवाब अमीर खान कौन थे, अफ़गान के ही थे
जिनके पास जो है इन्होंने जाके जो है ज्वाइन करी है ताकि क्या कर सके, जिहाद कर सके। वही जिहाद की बात हो रही है जो कि शाह वलीउल्लाह ने जो है जिस जिहाद की बात की थी। इन 1821 he went to perform Hajj but stayed there for 2 years where he met with the great thinker of Islam and got knowledge about the movements of Islam in the world. He became impressed from the new system of the Islam throughout Islam. When he became back on 6 August 1823 to India to devote himself for the religious and social reformer, the Muslims and the pro in the preparation of jihad. He received martyrdom in fight with the Sikhs on 6 मई 1831। जब ये हज करने के बाद दोबारा जो है वापस पहुंचे, उन्होंने उस वक्त तक ये जिहाद के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे क्योंकि जिनके अंडर सुपरविजन में काम कर रहे थे वहीं वहाँ पे रह रहे थे, इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, तो ये काफ़ी कुछ सीख चुके थे। उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने जिहाद जो है उन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया और शहीद हो गए थे सिखों के मुकाबले में। नाउ द मुजाहिदीन मूवमेंट, इनकी मूवमेंट को हम मुजाहिदीन मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद शहीद बरेली started a great movement in the north of India. This movement is known as Mujahideen movement or the movement of Jihad. The movement arranged a power for the struggle of freedom and the Muslims which produced a spirit of survival in this started freedom struggle. इनकी मुजाहिदीन मूवमेंट क्या थी? बेसिकली स्ट्रगल करना जिहाद के लिए, ठीक है, स्ट्रगल करने के ऊपर इनकी मूवमेंट। बैकग्राउंड क्या था इस मूवमेंट का? दैट सैयद अहमद शहीद बरेली सेलेक्टेड a particular way on the command of his spiritual guide of Shah Abdul Aziz and devoted himself in the preparation of holy war. He started a nation movement for this purpose in 1818 and organized this movement after his arrival from Hajj at the Mujahideen movement in 1831. बैकग्राउंड ये था कि वहाँ पे शाह अब्दुल अजीज़ के अंडर रहते थे और वहीं से उन्होंने स्पिरिचुअल गाइडेंस भी उन्हीं से सीखी थी और जिहाद के बारे में भी उन्होंने इसलिए उन्हीं से सीखा था। जब वो जो है अपने हज से वापस आए, जो 2 साल वो वहाँ गुजार के आए थे, उसके बाद उन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में लोगों से डिस्कस किया और लोग जब इस चीज़ के लिए एग्री हो गए थे, उन्होंने जो है जिहाद के लिए जिहाद जो है वो शुरू कर दिया था। The objects क्या थे इसके? The main objects of Mujahideen movements were follow: to preach unity of Almighty Allah, Allah एक है इसके बारे में, to revive the teaching of Islam and prepare the Muslim to pass their life simply according to the teaching of Islam, कि लोग मुसलमान जो है वहाँ पे आराम से आज़ादाना तरीके से इस्लाम को फॉलो अप कर सकें, to protect the Muslims against such act that idea which are contrary to the Islamic values, to protect Muslims from the worship of the other things except Allah। मुसलमानों को मकसद क्या था कि मुसलमानों को रोकना कि वो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में ना पड़े, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका है इस्लाम के मुताबिक जो उनकी चीज़ें हैं वो सिर्फ उन्हीं में पढ़े हैं, वही करें। टू प्रीच जिहाद बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द एविल फोर्स विदाउट आर्म्ड स्ट्रगल। ये तो फैक्ट है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे आप किसी भी मुश्किल से जो है बाहर नहीं निकल सकते। Sir Sayyid Ahmad Shahid Bareilly wanted to eliminate the dominance of Sikh Punjab and NWFP to revive Islamic values of tradition. At that time Sikhs बहुत ज़्यादा dominant थे उस एरिया में, इसलिए जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे थे until हमें जिहाद जो है वो करना हमारे लिए मस्त था। He started jihad in the Punjab and northwest frontier province. Shah Ismail Shahid along with the 6,000 followers also joined Sayyid Ahmad in his jihad against civil force. Sayyid Ahmad torn different areas around Delhi and Punjab where a number of followers joined him. इन्होंने स्टार्ट किया था पंजाब से और वहाँ से गुजरते गुजरते जिन जिन एरियाज़ में गुजरे थे वहाँ के लोग मुसलमान जितने भी थे वो उनसे इंस्पायर हुए और उनके जिहाद में शामिल होते चले गए और ये कई अरसे तक जो है ये जिहाद चलता गया और आखिर में इनकी जीत हुई थी। लेकिन इसके नतीजे में अहमद शहीद बरेलवी जो है वो इंतकाल कर गए थे, वो शहीद हो गए थे। देन सर सैयद अहमद खान, इनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अर्ली एजुकेशन की बात की जाए, ही वॉज बोर्न इन दिल्ली ऑन 17 October 1817. Sir Sayyid Ahmad Khan was a great reformer. He belonged to a prominent family of the city. After completing his formal education, he entered services with the British East India Company in 1839. He rose to the position of judge in 1846 and later on he was transferred to the Bangalore as a chief judge.
ठीक है, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है अपने ही फैमिली सिटी में हासिल कर ली थी। इसके बाद फर्दर एजुकेशन हासिल करने के बाद ये सबसे पहले जो है जज की पोजीशन में लगे थे और उसके बाद बैंगलोर में चीफ जज थी। द फर्स्ट टास्क, सर सईद अहमद खान began his first task to the soften British hostility towards the Muslim of subcontinent. He wrote a book essay on the cause of the Indian revolt on the War of Independence. This book was assigned to the British member to the Parliament and was circulated among the British officials. इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक ऐसी बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि 1857 की जंग में जो है मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि इंडिया ने भी धोखा दिया था ब्रिटिश को। बेसिकली वो जंग ये थी कि मुसलमान और इंडिया जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और एट द एंड में क्या हुआ कि जो है हिंदू जो है वो ब्रिटिश के साथ मिल गए और सारा इल्ज़ाम जो है वो क्या हुआ, मुसलमानों पे लग गया, जिसके नतीजे में मुसलमान की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी और ख़राब हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। Then educational services. Sir Syed Ahmad Khan knew that Muslims could not achieve this goal without the education. He set up Persian school at Muradabad in 1859. This school was upgraded into the college in 1575. This college was upgraded to the college and this university level after his death. The educate Muslims of the early 20th century were the product of this institute. अब इन्होंने नोट किया कि मुसलमानों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन्होंने क्या किया कि किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे एजुकेशन का होना। तो इन्होंने डिफरेंट स्कूल्स खोले, फिर वो स्कूल्स फर्दर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट होते चले लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्कूल खोले, वहाँ पे लोगों को तालीम दी और उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, हर चीज़ से वो दूर हो जाए, सिर्फ फोकस करें किस पे, तालीम पे। Then political service. He urged the Muslims to require knowledge first, then they should take a part in the politics to the subcontinent. After the War of Independence, his position was not less than to create the political reforms of the Muslims. उन्होंने ये बात उन्हें बताई कि अब आप लोग का सुनहरा वक्त गोल्डन एरा ख़त्म हो चुका है, अब ब्रिटिश आप लोग को ओन कर रहे हैं और ऐसा ओन कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने कभी पहले किया नहीं था, क्योंकि वो आप लोग से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गया है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है आपके लिए, आप जो है वो एजुकेशन हासिल करें, पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली दूर हो जाएं, अनटिल अनलेस जब तक जो है आप इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि आप आगे वाले बंदे से बात ना कर सके। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, अब इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान कॉन्फिडेंस पैदा करना। टू परस्यू द मुस्लिम्स टू गेट साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, और मुसलमानों को ऐसा बनाना कि वो साइंटिफिक और एजुकेशनल नॉलेज है, हर किस्म की नॉलेज हासिल कर सके और ऐसे हो कि वो सामने वाले अगर ब्रिटिश है तो उससे वो आराम से जो है वो बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। Effects of Aligarh movement. His main focus was Aligarh. To achieve his goals, he established the Mohammedan Anglo-Oriental School. It was a symbol of bold movement of affecting every phase of the Muslim life. The acting take place by the Sir Syed Ahmad Khan was the educational uplift of the Muslims, left a far-reaching impact on the political, social, economical, and religious aspect of the Muslims. The Aligarh movement showered new ways to press and open the doors of the economic prosperity for the Muslims of the subcontinent. अलीगढ़ मूवमेंट का क्या मकसद था, इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, उसके बाद उनका बेसिकली मकसद क्या था, सर सैयद अहमद खान जब वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हालत बेतहाशा ख़राब है, क्योंकि जो मुसलमान और हिंदुओं ने जो इंडिपेंडेंस की जंग थी, 1856 की जो जंग थी, जिसके अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया था, जबकि गलती जो है हिंदुओं की भी थी। लेकिन क्या हुआ कि हिंदुओं ने एंड में कॉन्स्पिरेसीज खेली और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया। मुसलमानों से ब्रिटिश बेतहाशा बदगुमान हो चुके थे, उनका जो है बिल्कुल ही जो थोड़ा बहुत जो मुसलमानों का वहाँ पे जोर था वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। ना मुसलमान की असम्बली में सीट्स रही थी, ना मुसलमानों को उनका हक दिया जाता था, कुछ भी नहीं था, मुसलमान ऐसे ही वहाँ पे गुजार रहे थे। तो सैयद अहमद खान ने लोगों के अंदर इस चीज़ को बेदार किया कि हमें इस तरीके से नहीं रहना, अगर हमारा कोई हक हमें नहीं दे रहा तो हमें अपने हक को लेना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एजुकेशन हासिल करो। अनटिल अनलेस जब तक आप एजुकेशन हासिल नहीं करोगे, आप इतने स्ट्रांग नहीं हो जाते कि आप सामने वाले बंदे से बात नहीं कर सकते, टेक्निकल बात नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप पॉलिटिक्स से दूर हो, आप हर चीज़ से दूर हो, आप सबसे पहले क्या करो, एजुकेशन हासिल करो।
Urdu-Hindi controversy. In 1856, Hindu demands that Hindu should be the made official language of the India in place of Urdu. He started an aggregation. The Hindu were against the Urdu because it was a language of Muslims. Sir Syed Ahmad Khan felt sorry that he was now convinced that the Hindus would be never be the friend of Muslims. उस वक्त तक तो मुसलमान कुछ ये समझते थे कि हिंदू जो हैं वो अभी भी दोस्त हैं मुसलमानों के, अभी भी वो साथ रह सकते हैं. लेकिन जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उसके बाद वो सर सैयद अहमद ख़ान के जहन ने ये बात भी निकाल दी थी कि कभी भी हिंदू मुसलमानों के बारे में कुछ भी सही नहीं सोच सकते. एट दैट टाइम क्या हुआ था कि हिंदू ने ब्रिटिश को कहा था कि अब हम चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या हो जाए, वो हिंदी हो जाए, वो उर्दू ना रहे. Real founder Sir Syed Ahmad Khan saw the attitude of the Hindu towards the Muslims and felt sorry for it. He declared, "I am convinced now that Hindus and Muslims could never be one nation. Hindu and the Muslims are two separate nations because their religion, culture, history, way of life, and quite distinct from each other. In this way, we can say that the great heroes and the reformers, the real founder of Pakistan." सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कहा था? सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकते. उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी एक चीज़ जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो ये कह सकते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है जो बाद में अल्लामा इकबाल ने दी थी. इसके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान पहले ही बात कर चुके थे कि टू नेशन थ्योरी क्या है. ठीक है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट यू टुडेज टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क.